वैदिक सभ्यता के भाग 3 में हम भौगोलिक विस्तार एवं राजनीतिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम एक साथ ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों का अध्ययन करेंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों का भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में कौन सी परिस्थितियाँ उनके भौगोलिक विस्तार में सहायक होती हैं और उनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। इसी तरह हम राजनीतिक जीवन में का अध्ययन करेंगे कि ऋग्वैदिक कालीन जो राजा था जन या कबीला का होता था, जन आधारित था। किस तरह उत्तर वैदिक काल में जन और जन मिलकर जनपद बनने लगे। इन्हीं सब का भाग 3 में हम अध्ययन करेंगे। इससे महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं, तो हमको ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे हमारा एक भी प्रश्न यहाँ से गलत न हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं भाग 3 में। सबसे पहले भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार में सबसे पहले हम वैदिक कालीन भौगोलिक विस्तार देखते हैं। वैदिक काल जैसे हम जानते हैं, ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल को मिलाकर ही वैदिक काल कहा जाता है। तो भौगोलिक विस्तार में हम सबसे पहले ऋग्वैदिक काल को देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में कहाँ तक, उसके बाद उत्तर वैदिक काल में। पहले थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन देख लेते हैं, उसके बाद विस्तृत अध्ययन हम देखेंगे। ऋग्वैदिक काल में जो विस्तार था, उसके क्षेत्र में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश व उत्तरी राजस्थान थे। अगर पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की बात करें हम, तो पूरब में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिम में अफ़गानिस्तान, उत्तर में तुर्कमेनिस्तान और दक्षिण में अरावली क्षेत्र था। जिससे पता चलता है कि ऋग्वैदिक आर्य एक बड़े भूभाग पर शासन करते थे। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य जो स्थान था, सप्तसैंधव प्रदेश और ब्रह्मवर्त प्रदेश था। सप्तसैंधव का अर्थ है 7 नदियों का देश, और ब्रह्मवर्त का अर्थ है हिमालय और हरियाणा के बीच का क्षेत्र। इसी तरह हम उत्तर वैदिक कालीन भौगोलिक विस्तार देखेंगे, तो ऋग्वैदिक कालीन विस्तार जो अफगानिस्तान से पश्चिम उत्तर प्रदेश तक था, उत्तर वैदिक काल में वहाँ से इसका पूरब की तरफ विस्तार होता है। इसकी पूर्वी छोर अब गंडक नदी, जिसको सदा नीरा नदी बोलते हैं, वहाँ तक हो जाता है। तो पूरब में गंडक, पश्चिम में अफगानिस्तान, उत्तर में इसका क्षेत्र हिमालय से शुरू होता है और दक्षिण में विंध्य तक रहता है। इस तरह उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो विस्तार होता है, ये ब्रह्मर्ष देश और मध्य देश में होता है। ब्रह्मर्ष देश का अर्थ है गंगा यमुना का दोआब, और मध्य देश का अर्थ है हिमालय और विंध्य के बीच का प्रदेश। चलिए ऋग्वैदिक कालीन आर्य का हम भौगोलिक विस्तार देखते हैं। ऋग्वेद में सप्तसैंधव प्रदेश का उल्लेख है। सप्तसैंधव का अर्थ है 7 नदियों का प्रदेश। कौन सी 7 नदियां हैं? सिंधु, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज, सरस्वती। ये 7 नदियां ऊपर से क्रम में हैं। जब हम भारत का नक्शा देखेंगे, तो भारत के नक्शे में सबसे ऊपर सिंधु बहती हैं, उसके बाद झेलम बहती हैं, फिर चिनाव, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर सतलज, फिर सरस्वती। ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि ऊपर से क्रम में नदियों को पूछा जाता है कि नदियों का ऊपर से क्या क्रम है। इसको आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले सबसे ऊपर सिंधु बहती है। 2 नदी इसमें से है जो भारत के बाहर जिनका उद्गम स्थान, एक सिंधु है, दूसरा सतलज है। ये भी ध्यान दीजिएगा। ऋग्वेद में जो 5 नदियां हैं, उनके तत्कालिक नाम और वर्तमान नाम सुमेलित करने के लिए आता है। जैसे झेलम का वितस्ता, तत्कालिक नाम उसका वितस्ता था, इस समय झेलम है। चिनाव, आस्किन, रावी, परसुड़ी, जैसा कि जानते हैं दासला का युद्ध रावी या परसुड़ी नदी के किनारे ही हुआ था। ब्यास, विपाशा, सतलज, शत्रुघ्न। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऋग्वेद में व्यास, जिसको विपाशा नदी कहते हैं, इसका उल्लेख के स्थान पर मरुद्धवा नदी का उल्लेख है। यह प्रश्न आ चुका है, ध्यान दीजिएगा कि ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है, तो व्यास नदी का उल्लेख नहीं है। व्यास नदी के स्थान पर किस नदी का उल्लेख है, तो मरुद्धवा नदी है। सप्तसैंधव प्रदेश जो सबसे पवित्र प्रदेश है, जो मुख्य प्रदेश है ऋग्वैदिक आर्यों का, इसके लिए देवकृत योनि शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है देवताओं की उत्पत्ति का स्थान। देवासुर संग्राम इसी सप्तसैंधव प्रदेश में हुआ था।
जिसमें असुर पश्चिमी ईरान भाग जाते हैं। जिद अश्वेता जो ईरानी भाषा का ग्रंथ है उसमें ये उल्लेख हुआ है। वैदिक संहिता, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इन चारों को मिलाकर वैदिक संहिता कहा जाता है। वैदिक संहिता में 31 नदियों का उल्लेख है, जिसमें से ऋग्वेद जो सबसे प्राचीनतम वेद है उसमें 25 नदियों का उल्लेख है। इसका अर्थ है कि सिर्फ 6 नदियाँ का उल्लेख यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों में है। ऋग्वेद में जिन 25 नदियों का उल्लेख है उसमें से 21 नदी का उल्लेख उसके 10वें मंडल के नदी सूक्त में है। इसका अर्थ ये है कि नदी सूक्त के अलावा सिर्फ 4 नदी का उल्लेख ऋग्वेद के अन्य मंडलों में है। ये प्रश्न बहुत बार बना है कि नदी सूक्त कहाँ पे है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। किस लिए है, महत्वपूर्ण है, यहाँ पर 21 नदियों का उल्लेख है। नदी सूक्त में अफगानिस्तान में बहने वाली तत्कालीन कुछ नदियों के नाम हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है इनको सुमेलित करने के लिए, या यह पूछा जाता है कि अफगानिस्तान में कौन सी नदी बहती थी। कुभा, काबुल, क्रुम, कुर्रम, सुवास्त, स्वात, गोमती, गोमल, इन 4 नदियों को याद करिएगा। ये चारों नदी अफगानिस्तान में बहती थी। इनके तत्कालीन नाम और वर्तमान नाम दोनों दिए गए हैं। सप्तसैंधव हमने वर्णन कर दिया, 7 नदियों का प्रदेश है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार उल्लेख हुआ है और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। इसीलिए ऋग्वैदिक आर्यों की पूर्वी सीमा पश्चिमी उत्तर प्रदेश निर्धारित की गई है, क्योंकि उस काल में गंगा और यमुना नदी महत्वपूर्ण नहीं थी। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है, इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण नदी का अगर नाम आएगा तो उसमें सिंधु होगा। सप्तसैंधव प्रदेश की एक दूसरी नदी है सरस्वती नदी, सबसे पवित्र नदी है। इसका कई उपनाम है। इसको नदीतमा कहा गया है, नदियों की माता कहा गया है। ये प्रश्न में कई बार आ चुका है। ध्यान दीजिएगा किसको नदीतमा कहा गया है, तो सरस्वती नदी हैं। इनको नदीतमा, देवीतमा और मातेतमा, ये तीनों नामों से जाना जाता है। नदीतमा का अर्थ है नदियों की माता, देवीतमा का अर्थ है देवताओं की माता, और मातेतमा का अर्थ है माताओं की माता है। इनको वाणी और संगीत की भी देवी कहा गया है। इनको नदियों में अग्रवती कहा गया है। बाद में जब हम उत्तर वैदिक कालीन धर्म देखेंगे तब इनमें तीव्र वृद्धि प्रदान करने वाली इसको नदी भी कहा, देवी भी कहा गया है। ऋग्वेद में जब पर्वत की बात करेंगे तो ऋग्वेद के निवासियों को पश्चिमी हिमालय की जानकारी थी। पश्चिमी हिमालय में हिमवंत पर्वत है, वहाँ पर एक चोटी है मूजवंत। इसी मूजवंत से सोमरस प्राप्त किया जाता था। ये प्रश्न आया है कई बार, सोमरस कहाँ से प्राप्त होता था, तो मूजवंत से। मूजवंत कहाँ स्थित है, अफगानिस्तान में स्थित है। वहाँ कुछ चोटियों के नाम दिए गए हैं, मूजवंत, शिलावंत, अर्जीक, सरनावत, सुसोम। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को मरुस्थल के लिए मरुस्थल की जानकारी थी। मरुस्थल के लिए धनु शब्द का प्रयोग किया गया है। इसीलिए ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की दक्षिणी सीमा अरावली निर्धारित की गई, जो उत्तरी राजस्थान में है। समुद्र के लिए परावत शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये प्रश्न आ चुका है कि मरुस्थल के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है, तो धनु शब्द का। समुद्र के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है, तो परावत शब्द का। उत्तर वैदिक कालीन भौगोलिक विस्तार। हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में कैसे भौगोलिक विस्तार होता है। पहला होता है राजाओं द्वारा विजय प्राप्त करके क्षेत्र विस्तार। ऋग्वेद काल में राजा जन या कबीले का स्वामी था, और यही उत्तर वैदिक काल में जन और जन मिलके जनपद बनते हैं, और ये बड़े बड़े जनपद युद्ध में विजय प्राप्त करके अपने क्षेत्र का विस्तार करते हैं। तो पहला ऋग्वैदिक कालीन विस्तार जो होता है राजाओं द्वारा युद्ध में विजय प्राप्त करके। दूसरा होता है 1000 ईसा पूर्व में भारत में लोहे का प्रयोग आर्यों ने खूब किया, जिससे लोहे की कुल्हाड़ी बना करके जंगलों को काट करके उसको आग से जला करके उनको खेती योग्य बनाया। इसका विस्तार शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसमें कथा है विदेह माधव गौतम राहुगढ़ की, जिसमें वैश्वानर अग्नि का उल्लेख है कि उसी अग्नि के पीछे पीछे ये दोनों आते हैं, और ये अग्नि जाके गंडक नदी सदा नीरा नदी में बुझ जाती है, जिससे उत्तर वैदिक कालीन आर्यों की पूर्वी सीमा गंडक नदी हो जाती है। अथर्ववेद में अंग और मगध का उल्लेख मिलता है, लेकिन इनको दूरस्थ और धुर प्रदेश या विरोधी प्रदेश के रूप में दर्शाया गया है, जिससे पता चलता है कि अंग और मगध उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के भौगोलिक विस्तार में नहीं था।
शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण है। सत का अर्थ होता है सौ, पथ का मतलब रास्ता दिखाने वाला। इसमें दो महत्वपूर्ण नदी का उल्लेख है, एक रेवा जिसको नर्मदा कहते हैं, दूसरी सदानीरा गंडक कहते हैं। रेवा से इसकी दक्षिणी सीमा विंध्य पर्वत मानी गई है और सदानीरा गंडक से इसकी पूर्वी सीमा गंडक नदी मानी गई है। इस तरह अगर विस्तार देखते हैं तो पूर्व में गंडक नदी, पश्चिम में अफगानिस्तान, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्य पर्वत है। उत्तर वैदिक कालीन का विस्तार हम देखते हैं तो ब्रह्मर्ष देश और मध्य देश है। ब्रह्मर्ष देश गंगा यमुना का दोआब, मध्य देश हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच का क्षेत्र है। अब वैदिक कालीन राजनीतिक विस्तार पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले इन दोनों ऋग्वैदिक में और उत्तर वैदिक काल का थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, फिर इनकी विस्तृत चर्चा करते हैं। ऋग्वैदिक काल में जन या कबीला आधारित था। राजा कबीले का या जन का स्वामी होता था, इसे जनस्य गोपा या गोपद कहा जाता था। उस समय राजा भूमि का स्वामी नहीं था, जिसके कारण कोई नियमित कर व्यवस्था नहीं थी, जिससे पदाधिकारियों की संख्या बहुत सीमित थी जो राजा की सहायता करते थे। स्वैच्छिक कर था जो बलि था, कर अनिवार्य नहीं था, नियमित कोई कर नहीं था, जिसकी इच्छा जो होती थी वही कर देता था। राजा की सहायता के लिए सभा, समिति, विदथ, गण, परिषद इत्यादि संस्थाओं का उल्लेख है, जिसमें सबसे प्राचीनतम संस्था विदथ है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, सबसे प्राचीनतम संस्था ऋग्वेद काल में कौन सी है? विदथ है। इसका 122 बार ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन है? समिति है। ये जनसाधारण की होती है, राजा के निर्वाचन में ये भाग लेती है। वृद्धजनों की संस्था कौन होती है? ये सभा है। उत्तर वैदिक काल में देखते हैं, जो ऋग्वैदिक काल में जन थे, जन और जन आपस में मिलकर अब जनपद बन जाते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, राजा भूमि का स्वामी होता है, जिसके कारण पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि होती है। यहाँ पर रत्नीन पदाधिकारियों की एक सूची हो जिसमें 12 पदाधिकारी होते हैं। राजा भूमि का स्वामी होने के कारण नियमित कर व्यवस्था शुरू होती है। नियमित कर के लिए भाग और शुल्क दो शब्द आते हैं। यहाँ पर सभा, समिति का उल्लेख मिलता है, विदथ, गण और परिषद इत्यादि का उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन ये संस्थाएं धीरे धीरे निष्प्रभावी हो रही थी, क्योंकि वंशानुगत राजतंत्र यहाँ पर लागू हो रहा था। ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन, राज्य की सबसे बड़ी इकाई जन या कबीला थी। ये कबीलाई प्रथा पर आधारित थी। 5 प्रमुख जन थे, पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, द्रुम। ये महत्वपूर्ण, इसको याद करिएगा। इसमें पूछा था कौन सा जन नहीं है, 3 जन दे दिया जाएगा और एक अलग दे दिया जाएगा, तो आपको उसमें से देखना पड़ेगा कौन सा जन नहीं है, या कहीं पर दिया जाएगा इसमें से कौन सा जन है, सुमेलित करने के लिए। तो 5 जनों को आप याद करिएगा, पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, द्रुम। राजा की जो उपाधि होती थी, जनस्य गोपा, जिसका अर्थ है लोगों की सुरक्षा करने वाला, गोपति, गायों की सुरक्षा करने वाला, विषामपति, विषयों का पति। महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि राजा भूमि का स्वामी नहीं था, वह लोगों का, गायों का, संपत्तियों का स्वामी था, इसीलिए नियमित कर व्यवस्था नहीं थी। अब इसका हम साम्राज्य का विभाजन देखते हैं। सबसे बड़ी इकाई जन थी, सबसे छोटी इकाई कुल या गृह थी। जन विश्व में विभाजित था, विश्व ग्राम में, ग्राम कुलों में विभाजित था। जन का 275 बार ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है। जन के स्वामी को जनस्य गोपा, गोपत और विषामपति कहते थे। जो राजा था ये कबीले की रक्षा के लिए और पशुओं के लिए युद्ध करता था। विश्व का ऋग्वेद में 170 बार उल्लेख हुआ है। विश्व का स्वामी विश्वपति कहा गया है। ग्राम के लिए 13 बार, ग्राम शब्द का 13 बार उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। ग्राम का जो मुखिया ग्रामणी कहलाता था। सबसे छोटी इकाई कुल या गृह थी, जिसका मुखिया कुलप या गृहपति कहलाता था। राजा क्षेत्र का नहीं अपितु जन आधारित था। यह ध्यान दीजिएगा कि राजा क्षेत्र का नहीं अपितु जन आधारित था। ऋग्वैदिक पदाधिकारी, कौन कौन से ऋग्वैदिक पदाधिकारी हैं? प्रमुख पदाधिकारी, पुरोहित, पुरोहित यह राजा का मार्गदर्शक था, मित्र था, न्याय में राजा की सहायता करता था, युद्ध में राजा की विजय की कामना करता था। सेनानी, कोई नियमित सेना नहीं थी,
नागरिक सेना जिसको मिलिशिया कहा जाता है। कुछ सैन्य इकाइयों का उल्लेख हुआ है जिन्हें गढ़, व्रत और सार्ध कहते हैं। यहाँ से ये प्रश्न आता है कि ऋग्वैदिक काल में नियमित सेना थी कि नहीं, तो ऋग्वैदिक काल में नियमित सेना नहीं थी। नागरिक सेना जिसे मिलिशिया कहा जाता है। कुछ सैन्य इकाइयों का भी वर्णन है, गढ़, व्रत, सार्ध। ये प्रश्न कई बार आ चुका है। ग्रामणी ये ग्राम का मुखिया था। दूत ये संत विग्रहक प्रस्तावक था। रथकार ये रथ बनाता था। प्रश्न विनाक ये ध्यान दीजिएगा, प्रश्न विनाक ये जो है न्यायाधीश था। अन्य पदाधिकारियों में स्पष्ट गुप्तचर था। पुरप दुर्गपाल था। व्राजपत एक महत्वपूर्ण अधिकारी था, ये चरागाहों का प्रमुख था। उस समय सबकी गायें जो हैं सामूहिक रूप से चरती थी, तो ये गायों का पालक भी कहा जाता है। उग्र और जीवग्रीव दो पुलिस का उल्लेख हुआ है, पुलिस अधिकारी का उल्लेख हुआ है। उभ्य या उपस्थित को व्यक्तिगत सेवक कहते थे। उसमें जो निर्णय होते थे मध्यमसी मतलब पंचों के द्वारा निर्णय किए जाते थे। ईशान इस समिति का सभापति होता था। अधिकतर समिति का सभापति राजा ही होता था। ऋग्वेद में शासन की दोनों व्यवस्था थी, राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक वंशानुगत था। गणतंत्रात्मक का 46 बार ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है। नियमित कर व्यवस्था नहीं थी, बल एक स्वैच्छिक कर था। उस समय कौन कौन सी संस्थाएं थीं, इससे प्रश्न बहुत बनता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सभा, समिति, विदथ, गण और परिषद, ये 5 संस्थाएं थीं, जिसमें सभा का उल्लेख 8 बार ऋग्वेद में हुआ है। ये श्रेष्ठ जनों की संस्था थी। ये आधुनिक राज्यसभा की भांति थी। इसे राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, उसी तरह ये सभा थी। ये आधुनिक राज्यसभा की भांति थी। ये न्याय का कार्य करती थी। समिति का उल्लेख 9 बार हुआ है। ये सामान्य लोगों की संस्था थी। ये आधुनिक लोकसभा की भांति कार्य करती थी। जैसे लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वही प्रधानमंत्री होता है, उसी तरह समिति ये राजा को पर नियंत्रण रखती थी। उन्हें पदच्युत करने का अधिकार या राजा को चुनने का अधिकार या पदच्युत करने का अधिकार समिति के पास था। ये लूट के माल में बंटवारा करती थी। विदथ का उल्लेख 122 बार हुआ है। सबसे प्राचीनतम संस्था थी ये। सामाजिक और धार्मिक मामलों में ये निर्णय देती थी। उपज का बंटवारा विदथ में होता था। गण कुलीन लोगों की संस्था थी और परिषद ये विद्वानों की सभा थी। इनसे प्रश्न बहुत बार बनता है, कौन लोकसभा की बात थी, कौन राज्यसभा की बात थी। लोकसभा में जैसे लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है, वैसे ही समिति जो थी ये लोकसभा की बात कार्य करती थी। यहाँ पर जिसका बहुमत मतलब समिति जिसको चाहती थी वही उसी को राजा बनाती थी, जिसको चाहती थी उसको पदच्युत कर सकती थी। तो लोकसभा की भांति समिति का कार्य करती थी और राज्यसभा की भांति सभा कार्य करती थी। सभा श्रेष्ठ जनों की संस्था थी और समिति सामान्य लोगों, जैसे आज भी हम देखते हैं कि लोकसभा में आम जन चुनाव में भाग लेते हैं, जबकि राज्यसभा में आम जन चुनाव में भाग नहीं लेते। उसी तरह ये सभा और समिति थी। यहाँ से प्रश्न बहुत बार बनते हैं। सभा के सदस्य, सभा के कौन कौन से सदस्य थे? सभे जो पुरुष सदस्य थे वो सभे कहे जाते थे। जो महिला सदस्य थे वो सभावती कही जाती थी। उसके जो रक्षक थे वो सभाचार कहे जाते थे। अब उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक विस्तार। प्रमुख पदाधिकारी, उस समय उत्तर वैदिक काल में बड़ा परिवर्तन होता है। जो जन होते हैं, जन और जन मिलके जनपद बनते हैं। कौन कौन से प्रमुख पदाधिकारी होते हैं? राजा की जो स्थिति होती है सर्वोच्च स्थिति होती है। नियमित कर व्यवस्था होने के कारण यहाँ पर पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि होती है। अब 12 रत्नी होते हैं। जो राजसूय यज्ञ के समय राजा उनकी स्वीकृति प्राप्त करता है, इन 12 रत्नियों का उल्लेख होता है। पुरोहित ये राजा को परामर्श कार्य, धार्मिक कार्य, राजा के युद्ध में विजय की कामना करता है। सेनानी ये सेनापति होता है। सूत ये रथ सेना का नायक होता है। नियमित कर व्यवस्था से बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। संग्रहिता एक कोषाध्यक्ष होता है जो कर को जो वसूल के रखता है, उसके लिए भागदूत
नामक अधिकारी होता है और ग्रामणी ग्राम का मुखिया होता है। यहाँ से प्रश्न बनता है, ग्रामणी कौन है, भागदूत कौन है, संग्रहीता कौन है, सूत कौन है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, सूत रथ सेना का नायक है, संग्रहीता जिसको कोषाध्यक्ष बोलते हैं, और भागदूत ये कर वसूलने अधिकारी अर्थ मंत्री जिसको बोलते हैं, ग्रामणी ग्राम का मुखिया था। अन्य पदाधिकारी में कुछ ऋग्वैदिक कालीन होते हैं, सभा समिति का इस समय उल्लेख होता है, इनके अधिकार जो हैं कम होते हैं, कई संस्थाएं विलुप्त हो जाती हैं, जैसे विदथ गढ़ परिषद विलुप्त हो जाती हैं, नियमित करों की शुरुआत होती है। 2 पदाधिकारी, स्थपति जो सीमांत प्रदेश का, और शतपति जो 100 गांवों का स्वामी होता है। स्थिति में परिवर्तन, जो ऋग्वैदिक काल में राजा जनक से गोपा कहलाते थे, गोपत कहलाते थे, उत्तर वैदिक काल में वह बड़े बड़े जनपदों का शासक बनता था। उनकी उपाधियों में परिवर्तन होता है। राजा की प्रमुख उपाधि राजा, भोज, विराट, सम्राट होती थी। जो इन सभी को जीतता हुआ देखता था उसको एक राट की उपाधि दी जाती थी। ये बड़े बड़े राज्य में परिवर्तन का सूचक है। 12 रत्निन, जहाँ ऋग्वेद में मंत्री होते थे, मंत्रिन होते थे, वहीं उत्तर वैदिक काल में नियमित पदाधिकारी रत्निन का उल्लेख मिलता है। राजा राजसूय यज्ञ के समय इन 12 रत्नियों का समर्थन प्राप्त करता है। नियमित कर की शुरुआत उत्तर वैदिक काल से होती है। राजा अब भूमि का स्वामी होता है। भाग और शुल्क उस समय प्रमुख कर थे। संस्थाएं, ऋग्वैदिक संस्थाएं अपने महत्व को खोती जा रही थी। उत्तर वैदिक काल में सभा समिति का उल्लेख होता है, विदथ गण परिषद का उल्लेख नहीं होता है। शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक तथा वंशानुगत होने लगी, यद्यपि कुछ गणराज्यों का भी उल्लेख मिलता है। राजा के दैवोत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन होता है कि राजा देवताओं द्वारा उत्पत्त है। ये परिवर्तन आपको उत्तर वैदिक काल में दिखाई देते हैं। इसी के साथ वैदिक कालीन भौगोलिक विस्तार और राजनीतिक जीवन दोनों समाप्त होता है। इससे प्रश्न बहुत बनते हैं, पदाधिकारियों से बनते हैं, नदियों से बनते हैं, मरुस्थल के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया, तो इन सब को आप ध्यान दीजिएगा और इनसे प्रश्न बनते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे तो इससे कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा और हम अच्छा स्कोर करेंगे। धन्यवाद।